हेलो स्टूडेंट्स, यह बीए भाग सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास है जिसमें हम सेकंड पेपर आर्थिक विचारों का इतिहास हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट को पढ़ेंगे। इसमें मैंने एक पहले आपके ग्रुप पे एक नोट्स डाले थे जिसमें हमने आर्थिक विचारों के इतिहास का प्रारंभिक अध्ययन उसको पढ़ा था कि किस प्रकार यह सब्जेक्ट प्रारंभ हुआ और शुरू में इकोनॉमिक्स जैसा व्यवस्थित आज हम देख रहे हैं ऐसा नहीं था, बल्कि यह राजनीति विज्ञान का एक पार्ट था। और जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ उसके पश्चात यह विषय सिस्टमैटिक प्रारंभ हुआ। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है वणिकवाद, जिसका आज हम भाग 1 करेंगे। वणिकवाद को कहते हैं मर्केंटलिस्ट। यह टॉपिक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृतिवाद, वहाँ से इकोनॉमिक्स का बिल्कुल सिस्टमैटिक अध्ययन प्रारंभ हो गया और उसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। परंतु प्रकृतिवाद को समझने से पहले हमें वणिकवाद का अध्ययन करना ज़रूरी है। वणिकवाद प्राचीन काल में पूर्व वैज्ञानिक आर्थिक विचार एक पिछड़े समाज में धुंधले रूप में प्रारंभ होकर प्रतिष्ठित यूनानी तथा रोमन दास समाजों के दार्शनिकों द्वारा प्रकट और स्पष्ट किए गए। मध्य युग में स्थायी सामंतवादी संगठन तथा रोमन कैथोलिक चर्च के गहन प्रभाव के कारण आर्थिक विचारों का स्वरूप ईसाई धर्म तत्व की छाप बनाए रहा। मध्यकालीन युग तक धर्म तथा नीति शास्त्र की प्रधानता के कारण आर्थिक विचारधारा स्वतंत्र रूप से विकसित न हो सकी। उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को उचित व न्यायसंगत समझा जाता था जिनका संबंध धर्म से जुड़ा होता था। उस समय धन की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व दिया जाता था, जिस कारण व्यापारिक क्रियाओं का समुचित विकास नहीं हुआ था। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि उस समय के आर्थिक विचार तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के ही अनुकूल थे। कालांतर में परिस्थितियां बदलने लगी, नए नए स्थानों की खोजें हुई, खोजों के लिए यातायात के साधनों का विकास होने लगा, देशों के बीच संपर्क बढ़ा, आपसी आदान प्रदान की भावना बढ़ने लगी। 15वीं शताब्दी में कृषि के अलावा वाणिज्य की भी प्रगति होने लगी थी। धीरे धीरे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तीव्र गति से विकास करने लगा और व्यापारियों के श्रेणी समूह की शक्ति व सत्ता बढ़ने लगी। धर्म की विचारधारा में सुधारवाद का उदय हो रहा था। चर्च की व्यवस्था की सर्वशक्ति संपन्न सत्ता हिलने लगी थी। इस समय यूरोप में दर्शन और विज्ञान में, कला और साहित्य में, सभ्यता और संस्कृति में एक नया जागरण प्रतीत हो रहा था। इस समय की आर्थिक विचारधारा भी प्राचीन व मध्य युग की विचारधारा से भिन्न थी। इन नए आर्थिक विचारों को मुख्य रूप से वणिकवाद कहा गया। फ्रांस में इसे वित्त मंत्री कोलबर्ट के नाम के आधार पर कोलबर्टवाद कहा गया, क्योंकि कोलबर्ट वणिकवादी नीतियों के समर्थक थे। जर्मनी में इसको कैमलवाद कहा गया, जिसका अर्थ राजकीय कोष को संचित करना है। इस विचार प्रणाली को व्यापार पद्धति भी कहा गया, क्योंकि इसमें राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए वाणिज्य तथा विदेशी व्यापार जैसे साधनों पर विशेष बल दिया गया था। इस विचारधारा का एक अन्य नाम प्रतिरोधक पद्धति भी है, क्योंकि इसकी व्यवहारिक नीतियों के अंतर्गत व्यापार पर विविध प्रकार की रोक और नियम लागू किए जाते थे, ताकि विदेशी व्यापार में दूसरे देशों के साथ अनुकूल व्यापार आधिक्य को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में हमको कुछ ऐसे निश्चित चिन्ह दिखाई देते हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का जन्म एक बढ़ते हुए विज्ञान के रूप में हो चुका था। इस समय तक लोग आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में रुचि लेने लगे थे। लेकमैन के अनुसार वणिकवाद रोड़े अटकाने वाले मध्यकालीन विचार और व्यवहार के विरुद्ध एक युद्ध था। C.W. काले के अनुसार, इनके वर्ड्स में देखिए, 14वीं शताब्दी में आर्थिक जीवन मध्यकालीन विचारों तथा संस्थानों के प्रभाव में था।
इस समय योद्धा वर्ग ने काफ़ी शक्ति प्राप्त कर ली थी। आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन में पादरियों का प्रभुत्व था, परंतु 15वीं शताब्दी में राष्ट्रीय सरकार व निरंकुश राजतंत्र संबंधी विचार जोर पकड़ने लग गए थे। मणिकवादी इस प्रकार उन सिद्धांतों, नीतियों, रीति रिवाजों की ओर संकेत करता है जो तात्कालिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुए थे और जिनके द्वारा राष्ट्रीय, राज्य आर्थिक क्षेत्र में अपनी शक्ति, धन और समृद्धि बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा था। व्यापार ने मध्यकालीन व्यवस्था को, जो स्थानीयता की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, मुक्त कराया तथा मध्यकालीन युग की गतिहीन आर्थिक और सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न कर दिया था। हीमन के अनुसार वणिकवाद व्यापारिक पूंजीवाद का दूसरा नाम था, जिसकी स्थापना आदर्शवादी सिद्धांतों के अनुसार हुई थी। हेने के अनुसार वणिकवादी सिद्धांतों और नीतियों का अध्ययन दो प्रकार से महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। प्रथम, वणिकवादी विचारक अर्थशास्त्र के आध्यात्मिक पूर्वज थे और दूसरे, उनके विचार आधुनिक प्रकृति के थे और उन्होंने अंग्रेजी भाषा बोलने वाले राष्ट्र के आर्थिक चिंतन और नीति को आज तक प्रत्यक्ष व व्यवहारिक रूप में प्रभावित किया है। वणिकवाद का जीवन काल। यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि वणिकवाद का जन्म व अंत किस वर्ष और किस शताब्दी में हुआ। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका विकास निरंकुश राजतंत्र के उदय के साथ हुआ था। प्रोफेसर हेने के अनुसार इस काल की अवधि 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच की है, जबकि अलेक्जेंडर ग्रे के अनुसार वणिकवाद की अवधि को 14वीं शताब्दी के अंत या 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है। प्रोफेसर कैनन ने वणिकवाद के प्रारंभ को 11वीं शताब्दी से पूर्व का नहीं माना है, अतः वणिकवाद 14वीं शताब्दी के अंत से लेकर 18वीं शताब्दी तक यूरोप के प्रधान देशों में प्रचलित रहा। धातुवाद एवं वणिकवाद। सामान्यतः धातुवाद व वणिकवाद को समान प्रणाली समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। यद्यपि दोनों विचार प्रणालियों के उद्देश्यों में समानता थी, परंतु धातुवादी राज्य की सहायता से राष्ट्र के धन को सोने चांदी की मात्रा में वृद्धि करके बढ़ाना चाहते थे और इसलिए धातुओं के निर्यात पर कठोर नियंत्रण लगाने के पक्ष में थे। वणिकवादी देश के धन व आर्थिक शक्ति को विदेशी व्यापार से बढ़ाना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि राष्ट्र के निर्यात अधिक हो और आयात कम हो तो धातु स्वतः प्राप्त हो जाएगी। इस कारण कुछ विद्वानों ने इसे राष्ट्र निर्माणकारी पद्धति भी कहा है। इस आर्थिक विचारधारा में नामों की भिन्नता होते हुए भी मूल धारा यह थी कि व्यापार वाणिज्य का अधिकतम विकास हो और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सत्ता के हस्तक्षेप को साधन बनाया जाए। हेने के शब्दों में व्यापारवाद से आशय उस आर्थिक विचारधारा से है जो कि 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपियन राजनीतिज्ञों में लोकप्रिय रही थी। प्रोफेसर एरिक रोल ने लिखा है कि जिनके ऊपर शासन का उत्तरदायित्व था, उन्होंने वणिकवादी विचारधाराओं को स्वीकार कर लिया था और अपनी नीतियों को उन्हीं के अनुसार रूप दिया था, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें प्रतीत होता था कि वह विदेशी प्रतिद्वंदिता तथा देश में मध्यकालीन युग की विशेषता पर अधिकार पा सकेंगे। यह निश्चय ही स्वीकार करना चाहिए कि वणिकवादी साहित्य प्रसिद्ध अंग्रेज वणिकवादी टॉमस मन से लेकर ऑस्ट्रियन राष्ट्रवादी वकील हॉर्निक तक राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने का वर्णन करता है। वणिकवादी संगठन। वणिकवादी शब्द का प्रयोग दीर्घ काल तक होता रहा, लेकिन इसकी परिभाषा किसी ने नहीं दी, क्योंकि व्यापारवाद का कोई संगठित और व्यवस्थित विचारधारा नहीं थी। वणिकवादी विचारों का कोई ऐसा संगठन नहीं था जिसने एक निश्चित और निर्धारित विचारधारा का समर्थन किया हो। उन्होंने अपने विचारों को विभिन्न लेखों, पत्रिकाओं तथा सरकारी और गैर सरकारी पत्रों में छोड़ा, जिन्हें बाद में विद्वानों ने समानता के आधार पर विश्लेषण कर वणिकवाद का नाम दिया। वणिकवादी विचारक विभिन्न देशों में फैले हुए थे। यह व्यापारी, राजकुमार, उच्च शासक तथा राजकीय प्रबंधक आदि थे। सबने अपने राष्ट्रों की तात्कालीन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विचार व्यक्त किए, जिस कारण विचारों में एक सूत्रता व संगठन का अभाव पाया जाता है। इस संबंध में ग्रे ने लिखा है कि
प्राय हम व्यापारवादी सिद्धांत वाक्यांश का प्रयोग करते हैं, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि किसी समय पर लेखकों का कोई समूह था जिसने व्यापारवादी विचार प्रस्तुत किए। मणिकवाद को जन्म देने के कारण। कीन्स के अनुसार कोई भी लेखक पूर्ण रूप से अपने आप को अपने युग और देश की परिस्थितियों के प्रभावों से मुक्त नहीं कर सकता और ना ही यह वांछनीय ही है कि वह ऐसा करे। अतः भूतकाल में प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों को उस समय तक ना तो भली भांति ही समझा जा सकता है और ना ही उनकी उपयुक्तता जांची जा सकती है जब तक उन तात्कालिक घटनाओं को ध्यान में न रखा जाए जिन्होंने व्यक्तियों की दृष्टि को आकर्षित किया और उनके विचारों को प्रभावित किया था। इसी कारण से वणिकवाद से पहले प्रचलित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कृषि संबंधी परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने वणिकवाद को जन्म दिया। पहला कारण है आर्थिक और राजनीतिक कारण। वणिकवादी विचारधारा उस युग में यूरोप में होने वाले सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब थी। 15वीं शताब्दी में जो महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे उनमें सामंतवाद का पतन और व्यापारिक पूंजीवाद का उदय प्रमुख थे। राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम सामंतवाद के स्थान पर निरंकुश साम्राज्य की स्थापना हुई थी। EFP के अनुसार सामंतवाद में मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारें कमजोर होती थी और कृषि की प्रधानता होती थी और सैनिक कार्यकलापों का असाधारण महत्व होता था। क्षेत्रों तथा व्यक्तियों का आर्थिक विशिष्टीकरण जो मुद्रा प्रधानता अपेक्षाकृत कम ही होता है। परिणामतः सामंतवादी समाज में स्थानीय आत्मनिर्भरता ही आदर्श थी। विनिमय सीमित था। कृषि उत्पादन में उपभोग व खाद्यान्न फसलों का प्राधान्य था। वास्तव में सामंतवादी युग में राष्ट्रवादी भावना का उदय नहीं हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय नीति नहीं थी। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 14वीं और 15वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में स्थिति अंधकारमय थी। राज्य की शक्ति चर्च व पोप के पास केंद्रित थी। राजा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था, अतः शक्तिशाली राज्य के निर्माण पर बल दिया गया। उस समय मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस का प्रकाशन हो चुका था, जिसमें शक्तिशाली राज्यों के संगठन को प्रोत्साहित किया गया था। इसी प्रकार ज्यां बोदिन ने भी राजा को कानून के ऊपर माना था। मैकियावेली के विचारों की समीक्षा करते हुए ग्रे ने लिखा था कि उसने राजनीति को सब प्रकार की नैतिकता से अलग स्थान स्वतंत्र दे रखा था। यद्यपि प्रारंभ में उनके विचार इटली तक ही सीमित थे, परंतु बाद में उनसे प्रोत्साहन पाकर यूरोप के अनेक देशों में भी शक्तिशाली राज्यों के निर्माण ने जोर पकड़ लिया था। उस समय राज्य का शक्तिशाली संगठन आवश्यक था, क्योंकि राज्य में सामंतों के आंतरिक झगड़े बहुत अधिक थे, जिस कारण जनता का जीवन असुरक्षित था व उस पर करों का भार भी अधिक था। इसी के साथ बाहरी आक्रमण का भी भय रहता था। अतः वणिकवादियों ने राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यापार को महत्वपूर्ण स्थान दिया ताकि खजाने में वृद्धि हो सके। अतः उस समय बढ़ते हुए सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए विदेशी व्यापार को उत्तम आधार माना गया। वणिकवाद के उदय में आर्थिक परिस्थितियों ने भी योगदान दिया था। उस समय सामंतवादी व्यवस्था कृषि प्रधान व पिछड़ी हुई थी, अतः लोग उसे बदलना चाहते थे। मुद्रा के आविष्कार से व्यापार का क्षेत्र विस्तृत हो गया था। बहुमूल्य धातु की खानों की खोज से व मूल्य वृद्धि से सभी ने व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित किया ताकि अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त हो सके। अतः सामंतवाद के पतन के बाद निम्न परिवर्तन हुए थे। सामयिक परिवर्तन। वणिकवाद के उदय का सबसे बड़ा कारण यह है कि समाज मध्य युग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से तंग आ गया था और उसमें परिवर्तन का इच्छुक था। फलस्वरूप उत्पादन व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन प्रारंभ हो गए थे। नाविक के दिशा यंत्र के आविष्कार से नए नए देशों की खोज हो गई थी। कोलंबस ने अमेरिका व वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। इससे विभिन्न देशों में व्यापार बढ़ गया था। इन परिवर्तनों से यूरोप में नया वातावरण उत्पन्न हो गया। विकासवाद व उपनिवेशवाद की भावनाएं प्रबल होने लगी। विदेशी व्यापार के लिए आंतरिक शासन व्यवस्था पर नियंत्रण किया गया। इससे व्यापारिक कृषि प्रारंभ हुई और राष्ट्रीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलने लगा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता। बढ़ते हुए विदेशी व्यापार ने दो देशों के मध्य तीव्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी थी। सामंतवादी यूरोप में तो
देशों के आंतरिक संघर्ष अधिक थे, लेकिन अब संघर्षों में राष्ट्रीयता का भाव था। इससे दीर्घकाल में अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का प्रारंभ हुआ। यूरोप के सभी देश राष्ट्रीय आर्थिक दशा सुधारने में प्रयत्नशील रहे, जिस कारण छोटे छोटे राजाओं और सामंतों का पतन होने लगा। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और फ्रांस में लुई 14 के तत्वावधान में दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। इससे आर्थिक व राजनीतिक एकता का विकास हुआ। अतः वणिकवाद के उदय में राष्ट्रीय भावना और राजसत्ता, प्रतिद्वंद्विता व मुद्रा, स्वतंत्र मजदूर वर्ग का उदय और बहुमूल्य धातुओं का विदेशी व्यापार द्वारा प्राप्त करना प्रमुख कारण थे। सांस्कृतिक, मानसिक जागृति एवं धार्मिक कारण। वणिकवादी विचारधारा को जन्म देने के लिए आर्थिक व राजनीतिक कारणों के अलावा सांस्कृतिक व धार्मिक कारण भी महत्वपूर्ण थे। यूरोप में उस समय होने वाले आर्थिक परिवर्तनों में दो क्रांतिकारी आंदोलन प्रतिबिंबित हो रहे थे, एक धार्मिक था और दूसरा सांस्कृतिक। धार्मिक आंदोलन में सुधारवादी तत्व व सांस्कृतिक आंदोलन में पुनर्जागरण व मानववाद के विकास सम्मिलित थे। सुधारवाद। सुधारवादी आंदोलन ने रोमन कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों का खंडन किया और धार्मिक व अन्य क्षेत्रों में पोप की सार्वभौमिक सत्ता का विरोध किया। मध्यकाल में सामंतवाद के साथ पोप को एक महान अधिकारी समझा जाता था। वह पोप की स्वीकृति आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अनिवार्य थी। परंतु पोप का यह अधिकार उस समय की वणिकवादी विचारधारा के विकास में बाधक था। अतः नए प्रोटेस्टेंट धर्म ने ईसाई धर्म की नई व्याख्या की। इसमें पुरानी रूढ़िवादिता का खंडन किया गया और नए ईसाई धर्म व सुधारवाद ने धर्म का विवेकपूर्ण व तर्कशील रूप में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात अब हम नेक्स्ट वीडियो में वणिकवाद के प्रमुख आर्थिक विचार देखेंगे, जिनका प्रभाव अगले संप्रदाय प्रकृतिवाद पर पड़ा। धन्यवाद।